Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 10 of your crack series. सबसे पहले कमेंट्स में बताओ आप लोग की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ रहा है, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर दो। कमेंट्स में बताओ हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ अबाउट द एग्ज़ाम। प्रिपेयर्ड लग रहे हो, नहीं प्रिपेयर्ड लग रहे हो, मैं आपकी और किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे बताओ। राइट, क्या आप लोग वॉर रूम का फ़ायदा उठा रहे हो, डेली क्विज अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कंडीशन क्या है, जितना डिटेल में बता सकते हो बताओ। अगर शॉर्ट में बताना है शॉर्ट में बताओ। आई वांट टू नो कि मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो स्टूडेंट हैं यूट्यूब के, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन किस दौर में चल रही है। उस अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट मंथ जो हमारे इनिशिएटिव होंगे वो प्लान करेंगे। राइट, तो जस्ट मेक श्योर टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ इज़ इट गोइंग राइट नाउ, बिकॉज अभी भी इनफ टाइम है। अगर आप अभी भी अच्छे से स्टार्ट करते हो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। 60 डेज़ आर मोर देन इनफ। राइट, थोड़ा बहुत बेसिक अगर पहले पढ़ रखा है तो उतना तो हम पढ़ा देंगे कि आपको कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो कमेंट्स में बताओ कि कैसी चल रही है तैयारी, टेस्ट वगैरह दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्या क्या कर रहे हो अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, और अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट लाया कि नहीं इस वॉर रूम को ज्वाइन करने के बाद। ओके, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो भी ऑनेस्टली बताओ सर पढ़ाई नहीं हो रही है और इसका ये रीज़न है। राइट, इस तरह से एक बार आप सारी चीज़ें लिखोगे, पहली बात तो हल्का फील करोगे, और दूसरी चीज़ मुझे मौका मिलेगा कि मैं कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ इन चीज़ों का। ओके, सो पहले थोड़ा हाल चाल दे दो कमेंट में, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करना। ओके, सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट नेक्सस की। ये करंट अफेयर्स में था इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस एक ऐसा नेक्सस है जो कि बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, कंट्रीज़ के जो फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, यूपीआई जैसे सिस्टम्स, उनको आपस में लिंक करने के लिए, उनका आपस में नेक्सस बनाने के लिए। तो यूपीएससी स्टेटमेंट दे देगा, प्रोजेक्ट नेक्सस रिसेंटली सीन न्यूज़ रिलेटेड टू हॉट टू कर्ब साइबर क्राइम अक्रॉस स्टेट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स ग्लोबली टू इनेबल इंस्टेंट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स, ताकि जो यूपीआई लाइक पेमेंट नेटवर्क बन जाएगा अक्रॉस द कंट्रीज़, तो क्या होगा, आप किसी को भी इंस्टेंटली पैसा भेज सकते हो दूसरे देश में। तो ये बहुत ही चीपर भी होगा और फास्ट भी होगा। राइट, किसने डेवलप किया है इस प्रोजेक्ट को? इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है एक्चुअली बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने। राइट, इसमें और बहुत सारे देश के फाउंडिंग सेंट्रल बैंक्स हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जैसे इंडिया का आरबीआई, ठीक है, बैंक निगारा ऑफ मलेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड, बैंको सेंट्रल ऑफ फिलीपींस, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ये सभी इस प्रोजेक्ट नेक्सस में अलॉन्ग विद बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इन्वॉल्व है। राइट, इंडिया इस प्रोजेक्ट नेक्सस का फाउंडिंग मेंबर है, ये चीज़ याद रखना, और सबसे पहले इंडिया ने ही मूव किया था। इंडिया की कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है? इंडिया क्योंकि फाउंडिंग मेंबर है, फर्स्ट मूवर है, तो याद रखना इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और एनपीसीआई, ये सभी लोग कहीं ना कहीं अपने यूपीआई को फॉरेन फास्ट पेमेंट सिस्टम से लिंक करने के लिए काम कर रहे हैं। ओके, अभी तक सबसे पहला जो देश बना है जिसने इंडिया के साथ अपनी यूपीआई को लिंक किया है वो है सिंगापुर। सिंगापुर बिकेम द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2023। राइट, आप इंडिया में बैठे बैठे, सब आप दिल्ली में रहते हो, आप सिंगापुर पैसा भेज सकते हो थ्रू यूपीआई, वो भी इंस्टेंटली। ठीक है, तो यूपीआई और प्रोजेक्ट नेक्सस में यही डिफरेंस है। यूपीआई जो है वो सिर्फ इंडिया में काम करता है, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है उसके थ्रू आप मल्टीपल कंट्रीज़ में पैसा भेज सकते हो अपने यूपीआई के थ्रू। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम है, राइट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतनी नॉलेज काफ़ी है अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। याद रखना, इससे आपको पैटर्न पता चलता है। यूपीएससी में ऐसा कोई टर्म देता है ना तो उसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी जाती। डिटेलिंग किस चीज़ में कर देता है यूपीएससी? जो बहुत फेमस चीज़ें होती हैं, कोई स्कीम है उसकी डिटेल पूछ लिया, अगर कोई बहुत फेमस स्कीम है, ऐसे कोई टर्म है जिसमें यूपीएससी आपको बरगला सकता है, तो ऐसे टर्म्स में यूपीएससी बस टर्म देगा और बोलेगा ये टर्म किससे रिलेटेड है। राइट, तो ये चीज़ याद रखना। तो आपको आई होप मैंने इतना तो समझा दिया कि कोई क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे यूपीएससी और भी ट्रैप सेट कर सकता है। यूपीएससी बोलेगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस इंडिया का इनिशिएटिव है, आपको लगेगा हाँ हाँ होगा कुछ, तो गलत है, नहीं, इंडिया का नहीं है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का है। सुपरफिशियल रीडिंग मत लिया करो, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, आपको यूपीएससी लग सकता है प्रोजेक्ट नेक्सस जो है बिल्कुल सेम है यूपीआई की तरह, यूपीआई इंटरनेशनल तरह। तो याद रखना, यूपीआई इंटरनेशनल जो है, यूपीआई इंटरनेशनल, ये इंडिया को बाईलैटरली किसी कंट्री के साथ कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, बट प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो मल्टीपल कंट्री का प्लेटफॉर्म है। तो यूपीआई इंटरनेशनल डिफरेंट चीज़ है, प्रोजेक्ट नेक्सस डिफरेंट चीज़ है। यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क को रिप्लेस करता है, बट ऐसा नहीं है, स्विफ्ट को रिप्लेस नहीं करता है, ये सिर्फ रिटेल पेमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है।
यूपीएससी ऐसा भी कुछ कर सकता है, पहले प्रोजेक्ट नेक्सस को अपने क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दे और फिर स्टेटमेंट में लिखे कि इसमें सिर्फ एशियन कंट्रीज़ ही इन्वॉल्व है, राइट। बट ये स्टेटमेंट पार्टली रॉन्ग होगा, क्योंकि जो इसका गोल है, अभी भले ही सिर्फ एशियन कंट्रीज ही इन्वॉल्व है, बट जो गोल है वो ग्लोबली कनेक्ट करने का है, राइट। तो ये सारे ट्रैप्स आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाए। बाकी थोड़ा सा पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया को समझ लेते हैं। कौन ऑपरेट करता है इंडिया पेमेंट सिस्टम को? आरबीआई ऑपरेट करता है, राइट। सबसे पहला जो पेमेंट सिस्टम है वो है आरटीजीएस। आरटीजीएस जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, ओके। ये एक हाई वैल्यू इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, राइट। रियल टाइम मतलब इंस्टेंटली ट्रांसफ़र होता है, इंस्टेंटली प्रोसेस होता है। ग्रॉस का मतलब क्या है? ट्रांसैक्शन जो है वो इंडिविजुअली प्रोसेस होता है, कोई ग्रुपिंग नहीं होती सेटल करने में। जो जैसे लार्ज अमाउंट होते हैं ना, मतलब 2 लाख या उससे ऊपर का अमाउंट अगर ट्रांसफ़र करना है तो इमीडिएट सेटलमेंट हो जाएगा आरटीजीएस के थ्रू, ठीक है। तो बैंक्स जनरली अगर कोई बिग पेमेंट के लिए इसका यूज़ करते हैं, आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, ओके। एक और पेमेंट सिस्टम है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या होता है? जो मीडियम और स्मॉल पेमेंट सिस्टम है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बैचेस में वर्क करता है। ये तुरंत इंस्टेंटली ये भी ट्रांसफ़र करता है, पहले तो नहीं करता था, अभी इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करने लग गया है। इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। 24/7 ये भी अवेलेबल रहता है, ओके। और 1-to-1 बैंक ट्रांसफ़र इसको पॉसिबल है, और 1-to-1 बैंक ट्रांसफ़र के लिए ही इसको बनाया भी गया है। तो ये नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, राइट। अगर ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आरटीजीएस के थ्रू होंगे, कम करने हैं तो NEFT का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही NPCI ने भी बनाया है एक पेमेंट सिस्टम, जैसे कि IMPS। इसमें भी आप 24/7 रियल टाइम इंस्टेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के थ्रू, मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके। वैसे ही BBPS है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या करते हो आप अपने बिल्स पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर के, DTH के। ये इंटर ऑपरेबल होता है। आजकल देखते हो ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने बिल्स पे कर सकते हो, तो एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो आप सभी बिल्स के लिए, ठीक है। वैसे ही एक टर्म है नाश, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये क्या है? कहीं बल्क में पेमेंट करनी हो तो बल्क पेमेंट सिस्टम क्या है? नाच, ठीक है। पूरा पेमेंट सिस्टम नाच गया, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इतना बल्क में पेमेंट हुआ कि पेमेंट सिस्टम ही नाच गया। इस तरीके से याद रखना। क्यों यूज़ किया जाता है? गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, सब्सिडीज़ को क्रेडिट करने के लिए, क्योंकि बल्क में पेमेंट होती है, पेंशन देने के लिए, सैलरीज देने के लिए, लोन की रीपेमेंट के लिए। ये सारे सिस्टम्स यूज़ होते हैं नाश वाला, राइट, याद रखना इसको। तो आई होप आपको कॉमन डिफरेंस समझ आ गया होगा। आरटीजीएस जो है बहुत बड़ा अमाउंट, 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अगर आपको तुरंत ट्रांसफ़र करना है इंडिविजुअल को, तो फिर आरटीजीएस प्लेटफॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। NEFT का भी यूज़ होगा। नॉर्मल मनी अगर आपको रियल टाइम में ट्रांसफ़र करना है, नॉर्मल अमाउंट, ठीक है, तो आप NEFT के थ्रू कर सकते हो। IMPS मतलब इंस्टेंटली 24/7 नेटवर्क है। BBPS बिल पे करने के लिए, और NASH जो है बल्क पेमेंट के लिए है। तो आई होप मोटा डिफरेंस आपको इनके बीच में समझ आ गया हो। UPSC ट्रैप सेट करेगा कि NEFT जो है 24/7 अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये भी 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। UPSC बोल सकता है RTGS जो है वो बैचेस में वर्क करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। RTGS जो है वो रियल टाइम में वर्क करता है और इंडिविजुअल सेटलमेंट होता है, कोई बैच सेटलमेंट नहीं होता है, राइट। UPSC बोलेगा IMPS RBI के द्वारा संचालित है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया IMPS NPCI के द्वारा संचालित है। RBI वाले ये दोनों हैं, मेन यही है, ये तीनों NPCI वाले हैं और ये दोनों RBI वाले हैं, ठीक है। UPSC ये भी बोल सकता है कि BBPS जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए है। याद रखना, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए नहीं है, ये मल्टीपल बिल टाइप्स को कवर करता है, नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये चीज़ आप जल्दबाजी में गलत कर सकते हो। ऐसे ही UPSC जो डिफरेंट ट्रैप सेट करता है, PYQs के थ्रू आपको पता चलती है ये चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई थोड़ी सी आई ओपनर लगी होंगी ना, कि आपने इस तरीके से नहीं सोचा। कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए UPSC इस पर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। यही सब चीज़ें हम आपको सिखाते हैं अपने PYQ रिवर्स इंजीनियरिंग बैच में, जिसमें हम 30 ईयर्स के PYQs को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आगे आपको बता सके इस टॉपिक से आगे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से जुड़े हुए जो सब टॉपिक्स हैं उन पे ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और उनमें कैसे आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि UPSC किस तरीके से ट्रैप सेट करता है। अगर आप UPSC के लैंग्वेज पहचान लेते हो प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स क्रैक करना आसान हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे जो एक बार प्रीलिम्स निकालता है वो बार बार निकाल लेता है, बिकॉज उसको UPSC के लैंग्वेज, UPSC के ट्रैप समझ आ चुके हैं। कितना भी टफ पेपर आए, इतने क्वेश्चन हमेशा डुएबल होते हैं कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, राइट। सो इफ़ यू वांट टू एक्सेल योर प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन माय बैच, ओके। आई एम अगेन सेइंग दिस, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं अपना बैच सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं उस बैच में क्या कर रहा हूँ, राइट। सो यूज़ योर ओन विजडम, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज क्रैक सीरीज़ तो है ही आपके साथ, राइट। इस सीरीज़ में जितना मैं आपको बता पाऊँगा उतना मैं चीज़ें बताऊँगा, ओके।
आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रिपोर्ट्स के नाम दिए हैं और इन रिपोर्ट्स को कौन रिलीज़ करता है इसकी एक लिस्ट दी है। इस लिस्ट को रट के जाना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, शायद यहीं बैठे बैठे याद हो जाए। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो कैसे कैसे इंडेक्स रिलीज़ करता है, जो जो सेक्टर्स इकोनॉमिक के होते हैं, जैसे कि ट्रैवल और टूरिज़्म कितने कम्पिटिटिव हैं, ये हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बता रहा है, राइट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबली क्या क्या रिस्क आ सकते हैं इकोनॉमी में, उसकी बात कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी जेंडर पार्टिसिपेशन में कितना गैप है, उसकी बात कर रहा है इकोनॉमिक फोरम। तो एक जगह लिखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके साथ की टर्म लिखना टूरिज़्म, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रिस्क और ग्लोबल जेंडर, ठीक है। ये चारों ऐसा लिख लो, पूरा रिपोर्ट का नाम मत लिखो, ओके। तो आपको याद रहेगा, एक बार रिवाइज करोगे तो। वैसे ही IMF के सामने क्या लिखोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो इकोनॉमिक आउटलुक देखता है पहले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है, ठीक है, उसके बाद लोन्स वगैरह देता है। तो IMF जो है वो इकोनॉमिक आउटलुक देखता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है, दो चीज़ें देखता है। इसके दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट याद रखना, ऐसे याद रखना कि IMF इकोनॉमिक आउटलुक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसी से मिलती जुलती रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट को देखता है। याद रखना इकोनॉमिक फोरम जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को देख रहा था, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट को देख रहा है, राइट, और फाइनेंशियल डेवलपमेंट को भी देख रहा है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट को भी देख रहा है और फाइनेंशियल डेवलपमेंट को भी देख रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इन दोनों को ही देख रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट देख रहा है कि ग्लोबली इकोनॉमी का प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है, कमोडिटी मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, ओके, और रेमिटेंस कितना आ रहा है। तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें वर्ल्ड बैंक की हैं, इनकी अलग से लिस्ट बना लेना। FATF क्या करेगा, उनको एक्शन लेना है। एक एक्शन लेने वाली टास्क फोर्स क्या फाइनेंशियल एक्शन लेती है, तो किसके खिलाफ एक्शन लेगी, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करेगा तो एक्शन लेगी, टेरर फाइनेंसिंग करेगा तो एक्शन लेगी, इसलिए ऐसी रिपोर्ट निकालते हैं ये लोग। वहीं पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड से रिलेटेड है, तो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स का रिव्यू करते हैं और ट्रेड की रिपोर्ट निकालते हैं। तो आई होप इतना भी अगर याद कर लोगे ना, तो एग्जाम में जो कन्फ्यूज़न होती है वो दूर होती है। इसको बार बार पढ़ना, एक लिस्ट बना के सिर्फ एक एक वर्ड जैसे मैंने बताया उस तरीके से बना लोगे, टेबल पे अपने चिपका लोगे, तो फिर समझ लाऊंगा कि आपको आता है, राइट। आप अगर ये एक्सरसाइज करो तो मुझे भेजना जरूर टेलीग्राम पे, राइट, कि मैंने सर देखो ये अपने टेबल पे चिपका लिया है, ये होनी चाहिए। इसमें अगर करंट अफेयर्स में कोई और रिपोर्ट मिले वहीं पे ऐड करते जाना, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, पुरानी है मगर इम्पॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 1998 में। क्यों लॉन्च हुई थी, फार्मर्स को ईजी लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड लाइक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। फार्मर जब चाहे, जब उसको पैसा चाहिए फार्मिंग के लिए पैसे का, तब उसको पैसा मिल जाएगा, उसको कहीं पे बार बार लोन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन इसको किसने लॉन्च किया इस स्कीम को, नाबार्ड ने किया, राइट, 1998 में किया। एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 75 साल के फार्मर्स एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, राइट। और इंडिविजुअल फार्मर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, और जो टीनेंट फार्मर्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स होते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि किसानों को टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट मिल जाए फार्मिंग के लिए, जब भी उनको चाहिए हो, एग्रीकल्चर और अलाइड नीड्स के लिए। इतनी बातें आपको किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पता चल रहेंगी हमेशा। क्रेडिट लिमिट कितनी होती है, कितना पैसा मिल सकता है, अप टू 5 लाख रुपीज़। कोई कोलेट्रल रिक्वायर्ड है क्या इसके लिए, नहीं, कोई कोलेट्रल नहीं रिक्वायर्ड है। अगर आपको 2 लाख रुपए ही चाहिए, किसी किसान को अगर 2 लाख रुपए सिर्फ चाहिए या उससे कम चाहिए, तो कोलेट्रल किसी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो शायद कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अच्छा, एक चीज़ रखना कि वैलिडिटी कितनी है इस क्रेडिट कार्ड की, 5 साल की वैलिडिटी होती है, उसमें बीच बीच में पीरियोडिक रिव्यू भी होते रहते हैं, ओके। और जो विड्रॉल है वो फ्लेक्सिबल है, आप मनी को किसी भी टाइम ATM कार्ड से अपने निकाल सकते हैं, ओके। सपोज़ कोई फार्मर है, साहिल नाम का कोई फार्मर है, उसको ज़रूरत है 20,000 रुपये सीड्स के लिए, 10,000 रुपये फर्टिलाइज़र के लिए, राइट। तो वो 20,000 रुपये और 10,000 रुपये सेपरेटली लोन लेने के बजाय वो अपनी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज़ कर सकता है किसी भी वक्त। यहाँ पे UPSC क्या ट्रैप कर सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड इज़ अ सब्सिडी स्कीम, ठीक है। अब आप भांग खा के एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ सही बात है, सर ने बताया था, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है, कोई सब्सिडी स्कीम नहीं है, ये क्रेडिट लोन स्कीम है, कोई फ्री मनी नहीं बट रही है, राइट। दूसरा, UPSC बोलेगा कि सिर्फ लैंड ओनिंग फार्मर्स जो हैं वही एलिजिबल हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि इंडिविजुअल फार्मर्स भी और जो टीनेंट हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, उनको भी, वो भी फैसिलिटी का मज़ा ले सकते हैं। UPSC बोलेगा किसान क्रेडिट कार्ड पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। ऐसा कौन सा लोन है जिस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट को कई बार सब्सिडाइज किया जा सकता है बट इंटरेस्ट चार्ज होगा ज़रूर।
यूपीएससी बोलेगा कि किसान क्रेडिट कार्ड है तो इसको आरबीआई इंप्लीमेंट करता है, ये तो मैंने बता दिया ना, नाबार्ड इंप्लीमेंट करता है। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा समझ के ध्यान से पढ़ना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च ईयर क्या है? 2020। ठीक है, मैंने बताया एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है मतलब एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फ़ंड होगा। गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, किस तौर पे? लोन के तौर पे और कुछ इंसेंटिव्स के तौर पे, ताकि एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जा सके, राइट, कोल्ड चेन बनाई जा सके, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बनाई जा सके, ताकि फार्मर्स जो हैं अपने जो क्रॉप है उसको स्टोर भी कर सकें और सेल भी कर सकें बेटर प्राइसेस पे। इसलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया 2020 में। ओके, याद रखना इसका जो टाइम पीरियड है वो 2020-21 से लेकर के 2029-30 तक है। ठीक है, ये याद रखना। यूजुअली ऐसा 10 साल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 20-21 से लेकर के पूरा 32-33 तक है, इस चीज़ को याद रखना। ओके, इस स्कीम के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यह तो याद ही रहेगा आपको। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो नाबार्ड है, राइट। इसमें आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दी जाती है, वेयर हाउसेस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, सप्लाई चेन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ओके, और याद रखना ये कोई डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम नहीं है। ओके, इसमें क्या किया जाता है? क्रेडिट की गारंटी दी जाती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट सपोर्ट, इंटरेस्ट को कम किया जा सकता है, इंटरेस्ट सबवेंशन हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड किए जा सकते हैं, राइट। सपोज़ कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ है एक, जिसको अपनी सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना है, तो ये एफपीओ क्या करेगा? एआईएफ के थ्रू एक लोन लेगा, और उस लोन जब लेगा तो उसको उसके इंटरेस्ट पे कुछ सब्सिडी मिलेगी, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, राइट। तो क्या करेगा वो? अपनी क्रॉप्स को स्टोर कर सकता है स्टोर हाउस में, और बाद में सेल करेगा बेटर प्राइस पे, तो उसका फ़ायदा होगा, राइट। तो इस तरह से आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की डिटेल पता होनी चाहिए। यहाँ पे यूपीएससी क्या बोलेगा एआईएफ जो है डायरेक्टली कैश देता है फार्मर्स को, बिल्कुल नहीं, क्रेडिट सपोर्ट देता है, लोन देता है, डायरेक्ट इनकम नहीं है ये। ओके, यहाँ पे बोलेगा एआईएफ जो है इंडिविजुअल फार्मर से सिर्फ एलिजिबल है, नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इसलिए एफपीओ का, कोऑपरेटिव्स, एफपीओ, स्टार्टअप्स, कोई एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सभी इस एआईएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आएगा कि एआईएफ जो है वो एक शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन स्कीम है। मैंने बताया ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट है। एक एक वर्ड थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ओके, क्या ये आरबीआई इंप्लीमेंट करता है? बताओ। नहीं, मैंने बताया ना, नाबार्ड इंप्लीमेंट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस लेक्चर के लास्ट में हम कुछ डिजीज़ और उनके बैक्टीरियाज को देखेंगे। उन वो डिजीज़ कहाँ पे अफेक्ट करते हैं उसको देखेंगे, राइट। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस का जो पैथोजन होता है मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, नाम में ही है ट्यूबरक्लोसिस, राइट। किसको अफेक्ट करता है? ट्यूब्यूल, लंग को अफेक्ट करता है, राइट। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है, एयर के थ्रू हो जाता है। डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया में पैथोजन क्या होता है? नाम में ही सुना है, डिप्थीरिया, कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। पहले क्या होता है, एक थ्रोट के अंदर आपके थिक लेयर बन जाएगी, उसके बाद आपके सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, तो इसको बोलते हैं डिप्थीरिया। ओके, वूफिंग कफ, जिसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, ये कौन से पैथोजन से होता है? बैसिलस पर्ट्यूसिस से। ओके, नाम में ही पर्ट्यूसिस है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है आपके, इसमें बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। न्यूमोनिया में क्या होता है? न्यूमोनिया आपके लंग्स को इम्पैक्ट करता है, पैथोजन होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। ओके, इसमें आपका जो एलोवेली है ना, उसमें फ्लूइड भर जाता है। ओके, इस वजह से आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं। बाकी कॉलरा तो आपको पता ही होगा, विब्रियो कॉलरे नाम के पैथोजन से होता है, ये इंटेस्टाइन को हिट करता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया होता है। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, इंटेस्टाइन को इम्पैक्ट करता है, और ये यूजुअली कंटामिनेटेड फूड या गंदे बर्तन में खाना खाने से होता है, कहीं गंदे पानी पी लिया वहाँ से होता है। एंथ्रैक्स स्प्लीनिक फीवर है। ओके, एंथ्रैक्स बैसिलस एंथ्रैसिस के थ्रू फैलता है, आपके स्किन को अफेक्ट करता है, लंग्स को, स्प्लीन को अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इम्पैक्ट करता है। ये एक याद रखना, एंथ्रैक्स जो है वो एक जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, एनिमल्स से ह्यूमन में आता है। प्लेग जो है, प्लेग एक पैथोजन के थ्रू होता है, पर यर्सीनिया पेस्टिस, ये आपके ब्लड्स को और लिम्स को, लंग्स को इफेक्ट करता है। ये कौन फैलाता है? रैट के थ्रू फैलता है, ठीक है, रैट फ्ली। तो प्लेग जो है रैट्स के थ्रू फैलता है। टेटनस, जिसको लॉक जॉ भी बोलते हैं, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के थ्रू होता है। ओके, ये याद रखो कि ये मसल में स्टिफनेस ले आता है, नर्वस सिस्टम को हिट करता है। ओके, आपकी मसल पूरी स्टिफ्ड हो जाएगी। लास्टली गोनोरिया नेसीरिया गोनोरिया पैथोजन के थ्रू होता है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को इम्पैक्ट करता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इतनी सारी चीज़ें आपको इन डिजीज़ के बारे में बेसिक्स बिल्कुल पता होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन कर ले जाओगे।
इसमें यूपीएससी कैसे सेट करेगा? यूपीएससी सेट कर सकता है कि जितने भी लंग डिजीज़ हैं वो सिर्फ वायरल होते हैं। ऐसा नहीं, आपने देखा ना कि जो टीबी है, ठीक है, जो निमोनिया है, ये तो बैक्टीरिया से हो रहा है, राइट। वैसे यूपीएससी बोल देगा कि जो पेर्टुसिस है वो एक पैथोजन है, राइट। पेर्टुसिस पैथोजन जो है बैसिलस पेर्टुसिस है। ऐसा नहीं, हाफ रॉन्ग है। मैंने बोला ना पेर्टुसिस का क्या है यहाँ पे, बैसिलस पेर्टुसिस है। ओके, हाँ तो ये तो सही है, ठीक है, इसको मैंने बेवजह गलत कर दिया। और क्या पूछ सकता है? यूपीएससी बोलेगा कॉलरा जो है अफेक्ट करता है आपके स्टमक को। ऐसा नहीं है, स्टमक नहीं, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, तो जनरल सेंस में मत लेना। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से देना। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो जैसे टेटनस है, मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है बट आपकी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। यूपीएससी का लिखिएगा टेटनस आपकी मसल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली नहीं, वो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, उस वजह से हमारी मसल स्टिफ हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है, बाकी बेसिक्स हो जाएंगे क्लियर तो सही रहेगा आपको। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। चलन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।